आज हम लोग देखेंगे जीएसटी रेट में स्लैब वाइज जीएसटी रेट क्या होता है। स्लैब वाइज जीएसटी रेट क्या होता है। तो जैसा हमने कल बताया भी था कि कुछ आइटम्स में सामान के मूल्य के आधार पे टैक्स लगता है। जैसे फुटवेयर के केस में बात करें, अगर 1000 से कम रिटेल प्राइस है किसी जूते चप्पल की तो उसमें 5% लगता है, और अगर वो 1000 से ज़्यादा का है जूता चप्पल तो उस पर रेट 18%। होटल एकोमोडेशन में भी कुछ इसी तरह का स्लैब वाइज लगता है। अगर कोई होटल 1000 पर डे से कम का है, टैरिफ वाला है ना, किराया जिसका 1000 रुपये पर डे से, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। अगर होटल का एकोमोडेशन 1000 से और 7500 पर डे के बीच का है तो 12%, और अगर 7501 रुपये पर डे से ज़्यादा है एक दिन का स्टे का चार्ज तो उस पर 18% जीएसटी लगता है। अपैरल एंड क्लोथिंग एसेसरीज, ये जो रेडीमेड गारमेंट्स हम खरीदते हैं, ऑनलाइन भी खरीदते हैं, उसमें भी अगर 1000 से कम का है तो उसमें 5% जीएसटी है, और अगर 1000 से ज़्यादा है तो उसमें 12% जीएसटी लगता है। तो ये है स्लैब वाइज जीएसटी रेट समझ। अब बात आ रही है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसा हमने शुरू में बताया था कि जीएसटी क्या है, ये सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर टैक्स है। जब कभी भी माल या सेवा सप्लाई की जाएगी तो उसमें जीएसटी लगेगा। GST is a supply based tax and supply is very important. Until the supply comes into consideration, tax will not be applicable. जब तक यह साबित न हो जाए कि माल और सेवाओं की सप्लाई हुई है तब तक उस पर जीएसटी लागू नहीं होगा। The taxable event under GST is the supply of goods and or services. जो टैक्सेबल इवेंट है मतलब कर लगने का जो घटना है वह किस पे निर्भर करता है, माल एवं सेवाएं या सेवाओं, है ना। कभी कभी गुड्स और सर्विस एक साथ भी दी जाती है, ठीक है। जैसे मान लो कि तुम डिश टीवी खरीद रही हो, है? तो डिश टीवी का चार्ज गुड्स में आएगा और उसका इंस्टॉलेशन जो है वो किस में आएगा, सर्विस में आएगा। तो ये साथ साथ भी हो सकता है सप्लाई। तो जब कभी भी माल और सेवाओं के सप्लाई की कोई घटना होगी तभी जीएसटी टैक्स जो है वह एप्लीकेबल होगा। अब ये जीएसटी के सप्लाई से हम क्या समझते हैं, ये जो सप्लाई है वो सिर्फ सेल और परचेज से लिमिटेड नहीं है कि हमने कोई सामान खरीदा या कुछ बेचा या कोई सेवा दी या खरीदी, वही सप्लाई नहीं है। सप्लाई के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है। सेल और परचेज तो आता है, अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं कोई चीज़ पैसा लेके, हस्तांतरित कर रहे हैं उसके बदले में पैसा ले रहे हैं तो वो भी सप्लाई में आएगा, ठीक है। अगर हम लोग बार्टर या एक्सचेंज कर रहे हैं तो तुम आपस में अपना अपना मोबाइल एक्सचेंज करोगे दोनों, ठीक है, तो इसको भी सप्लाई माना जाएगा, इसमें भी जीएसटी लगेगा। जाहिर है पैसा देंगे अगर आप एक्सचेंज कर रहे हैं बार्टर का। लाइसेंस, जब कभी भी किसी को लाइसेंस मिलता है, हमको ये लाइसेंस मिला है पहली कंपनी से, तो ये भी सप्लाई है। रेंटल, अब अगर कहीं आप कोई चीज़ रेंट पे ले रहे हैं बिजनेस के लिए और उसके लिए पैसा दे रहे हैं तो वो भी सप्लाई माना जाएगा। लीज, पट्टे पे, सरकार देती है पट्टे पे जमीन इंडस्ट्री वगैरह को, तो वो भी सप्लाई माना जाएगा। डिस्पोजल, अगर आपने कोई सामान खरीदा है जिस पे जीएसटी लगता है और उसको आप यूज करके आप कबाड़ में बेच रहे हैं, डिस्पोज कर रहे हैं, तो उस डिस्पोजल को भी सप्लाई माना जाएगा, उस पर भी आपको देना पड़ेगा जीएसटी, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें अगर आप पैसे के एवज में और व्यापार करने के क्रम में कर रहे हैं,
मैंने इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है, एंड फॉर अ कंसिडरेशन का मतलब होता है पैसा लेके। तो अगर आप व्यापार करने के क्रम में पैसा लेकर कोई सामान ट्रांसफर कर रहे हैं, कोई चीज एक्सचेंज कर रहे हैं, है ना, कोई चीज लीज पे दे रहे हैं, किसी को रेंट पे दे रहे हैं, कोई पुराना सामान डिस्पोज कर रहे हैं, वह सारी घटनाएं सप्लाई के अंतर्गत आई। तो सप्लाई का मतलब सिर्फ ये नहीं समझो कि सिर्फ सेल और परचेज ही सप्लाई है, और भी बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ सप्लाई होते हैं, और वो सब जीएसटी में टैक्स के दायरे में आएगा, सब पे जीएसटी एप्लीकेबल। ठीक है, अब जीएसटी में जो अगला स्टेप हमको समझना पड़ता है कि आखिर हमको जीएसटी कब सरकार को पे करना है। इसके लिए दो चीजों का जानना बहुत जरूरी है, एक टाइम ऑफ सप्लाई और दूसरा प्लेस ऑफ सप्लाई। क्योंकि ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जैसा हमने पीछे पढ़ाया आपको कि जीएसटी क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। जहां माल और सेवाएं कंज्यूम होगी, जहां माल और सेवाओं की खपत होगी, उसी राज्य को स्टेट टैक्स का हिस्सा मिलेगा। केंद्र सरकार तो एक ही है, वो कहीं सप्लाई हो उसका हिस्सा तो बन ही जाएगा, है ना। बात आती है कि कहाँ सप्लाई हो रहा है, राज्य सरकार, है ना। तो वहां यह जानना जरूरी होगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, तभी हम निर्धारित करेंगे कि इसका एसजीएसटी का जो कंपोनेंट है वो किस राज्य को मिलेगा। अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य, अगर एक ही राज्य में कर रहे हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी वही है और प्लेस ऑफ रिसिपिएंट भी वही है, तब तो उसी राज्य को मिलेगा। लेकिन इंटर स्टेट अगर सप्लाई हो रही है, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में माल आ रहा है या सेवाएं आ रही है, उस केस में जो स्टेट का पार्ट है उसका रिवेन्यू कौन सी सरकार को मिलेगा, उस सरकार को जहां से सामान ओरिजिन हुआ है, मतलब चला है, या उस स्टेट को जहां वो खपत हुआ है। तो ये इस केस में जीएसटी में जहां खपत हो रहा है, मतलब जहां कंज्यूम हो रहा है, उस राज्य को मिलेगा। In the GST taxation system, place of supply will play a vital role in determining which tax to be charged. प्लेस ऑफ सप्लाई से ही हमको पता चलता है कि हमको कौन सा टैक्स लगेगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी या कि आईजीएसटी। Also, the place of supply helps in determining the taxable jurisdiction which tax should reach, where tax should reach. There are two key aspects to be considered while levying tax based on the place of supply: location of the supplier and place of supply. तो जब हम ये कहते हैं कि जीएसटी के टैक्स के डिटर्मिनेशन में यह जरूरी है कि प्लेस ऑफ सप्लाई आप जाने कि क्या है, तो इसको जानने के लिए हमको दो चीजें और जाननी होगी। पहला, प्लेस ऑफ रिसिपिएंट और प्लेस ऑफ सप्लायर, माने सप्लाई देने वाला कहाँ पे है और उसको पाने वाला कहाँ पे है। ठीक है, एक सिनेरियो के माध्यम से यहाँ समझाया गया है, पीछे भी हमने इसको बताया था। द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आर द सेम स्टेट और यूनिट। अगर कोई सामान या सेवा एक ही राज्य के अंदर दी जा रही है, मतलब देने वाला और लेने वाला दोनों एक ही राज्य में है, तो उसमें कौन सा टैक्स लगता है? बढ़ा है, सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी लगता है, इसको कहते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई एग्जाम्पल है रवि ट्रेडिंग लिमिटेड लोकेटेड इन कर्नाटका सप्लाइज गुड्स टू अभी ट्रेडिंग लिमिटेड कर्नाटका इज द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आर द कर्नाटक। तो दोनों कर्नाटक में है, तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या कहा जाएगा? कर्नाटक। इसको नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन इंट्रा स्टेट, और टैक्स क्या लगेगा? सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स। ठीक से समझना है, नहीं समझेंगे आगे नहीं कर पाएंगे। समझ में आ गया ये? अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आर टू डिफरेंट स्टेट, मतलब माल देने वाला किसी और स्टेट में है, पाने वाला किसी और स्टेट में। तो एग्जाम्पल है कि अगर रवि ट्रेडिंग कर्नाटक में है और वो शिवा ट्रेडिंग को सप्लाई करता है जो तमिलनाडु में है, ठीक है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी तमिलनाडु।
और नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन हो जाएगा इंटर स्टेट, और टैक्स क्या लगेगा, इंटीग्रेटेड टैक्स, IGST। ठीक है। प्लेस ऑफ सप्लाई अगर जब हम जान जाते हैं तब हमको देखना पड़ता है टाइम ऑफ सप्लाई, ताकि आपको पता चले कि टैक्स जनवरी में देना है, फरवरी में देना है, मार्च में देना है, कब देना है। टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो, तो point of taxation refers to the point in time where tax is required to be paid, and this is a mechanism that is used to determine the point in time where the tax liability will arise. Under the old tax regime, the point of taxation is different for each of the tax types. अब ये GST से पहले जो हमारे टैक्सेस थे, जैसा हमने शुरू में बताया था इंट्रोडक्शन में, उसमें मल्टीपल पॉइंट ऑफ टैक्सेशन का भी बात हमने किया। जैसे एक्साइज ड्यूटी कब लगती थी, एक्साइज ड्यूटी लगती थी जब कोई सामान किसी फैक्ट्री की चार दीवारी से बाहर निकलता है। वैट तब लगता था जब कोई माल कहीं किसी गोडाउन से निकल जाता है मूवमेंट करने के लिए और अपने रिसिपिएंट की तरफ जाता है, तो जैसे ही वो गोडाउन से निकलता है तब लग जाता है। तो हर टैक्स में अलग अलग पॉइंट ऑफ टैक्सेस है। जीएसटी में वो सब सारी चीजें खत्म हो गई। जीएसटी में पॉइंट ऑफ टैक्सेशन जो है वह अलग अलग नहीं है, उसमें सिर्फ एक ही बात लिखी है कि जब भी सप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो देखें एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आकाश इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड सेल कर रहा है इंटेल कोर i5 थर्ड जनरेशन लैपटॉप प्रोसेसर मल्टी प्राइवेट लिमिटेड को 4000 में, बट MRP 7000। अच्छा, अब यहाँ टाइम ऑफ सप्लाई के बाद वैल्यू ऑफ सप्लाई की बात कर रहे हैं। वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होता है? वैल्यू ऑफ सप्लाई होता है कि वह वैल्यू जिसपे जीएसटी लगेगा। जैसे मार्केट में कभी कभी तुमने देखा होगा कि बहुत से सामानों का मूल्य लिखा है 100 रुपया, मिलता है 20 रुपया। देखा है? कभी कभी ऐसा भी होता है कि 20 रुपया लिखा है, मिलता है 50 रुपये। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है पुराने रिजीम में, माने जीएसटी से पहले क्या था, वो अलग अलग होता था। ठीक है, कभी एमआरपी पे हम लोग कंसीडरेशन कर लेते थे, कभी हम ट्रांजेक्शन वैल्यू पे कर लेते थे कि एक्चुअल में माल कितने में बिका उसी पे हम टैक्स लगाएंगे। ठीक है, कभी हम कहते थे कि नहीं जितना एमआरपी लिखा है उस पर हम टैक्स लगाएंगे, है ना। और एड वोलेरम लगता था कि सामान कितनी वैल्यू का है उस हिसाब से टैक्स था। अगर कोई सामान इतने रुपए का है तो उस पर इतना टैक्स, इतने रुपए का है तो इतना टैक्स। फिर क्वांटिटी पे भी लगता था, एड क्वांटम उसको कहते हैं, कि कोई सामान किसी फैक्ट्री में अगर 100 पीस पैदा हो रहा है तो टैक्स इतना लगेगा, अगर 1000 प्रोड्यूस हो रहा है तो उस पर टैक्स ऐसा। तो डिफरेंट मोड ऑफ वैल्यूएशन थे पुराने रिजीम में, क्योंकि टैक्स भी अलग अलग थे। अब चूंकि जीएसटी एक टैक्स हो गया है, इसलिए इसमें ये कोशिश की गई है कि जो वैल्यूएशन होगा, मतलब वह वैल्यू जिसके ऊपर टैक्स लगेगा वह ट्रांजेक्शन वैल्यू माना गया है जीएसटी को। मतलब जितने में माल बिका, अगर सामान की कीमत 20 रुपये लिखा है, बिक 100 रुपये में रहा है तो टैक्स लगेगा 100 रुपये। इसको कहते हैं ट्रांजेक्शन वैल्यू। ठीक है, जीएसटी में। उसी तरह अगर सामान का मूल्य लिखा 100 रुपये में है और बिक रहा है 20 रुपये में, तो उसका जो ट्रांजेक्शन वैल्यू होगा 20 रुपये होगा, टैक्स उसी पे लगेगा। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में जैसे ये बिक रहा है, अभी ये कह रहा है कि ये 4000 में बिक रहा है लेकिन एमआरपी 7000 है इसका, तो उस केस में जो टैक्स लगेगा वो 4000 में लगेगा, क्योंकि ट्रांजेक्शन वैल्यू जितने में बिक रहा है उतने पे ही वो लग रहा है। ठीक है, समझ में आया? अब बात करते हैं जीएसटी में इनवॉइसिंग की। इनवॉइसिंग क्या होता है? तो जब कोई सप्लाई होती है जीएसटी में तो वो एक इनवॉइस के माध्यम से होती है। उसका एक जो प्रूफ बनता है सप्लाई का वो एक इनवॉइस होता है, जिसको बिल भी कहते हैं। अब ये जो इनवॉइस है दो प्रकार की बनती है, एक को कहते हैं टैक्स इनवॉइस, दूसरे को कहते हैं बिल ऑफ सप्लाई। टैक्स इनवॉइस वो इनवॉइस होती है जिसपे कि टैक्स मेंशन होता है कि इतना टैक्स लगा, 5%, 12%, है ना, 18%, 28%। ऐसी कोई भी इनवॉइस जिसमें टैक्स दिख रहा है वो टैक्स इनवॉइस। कौन टैक्स इनवॉइस जारी करता है? सभी रजिस्टर्ड रेगुलर डीलर जो जीएसटी में पंजीकृत है और जो रेगुलर डीलर है। ठीक है, बताया था हमने डीलर दो प्रकार का होता है, रेगुलर डीलर और कंपोजिशन का डीलर।
तो रेगुलर डीलर अगर रजिस्टर्ड है तो वह जो जारी करेगा इनवाइस उसको कहते हैं टैक्स इनवाइस। दूसरा है बिल ऑफ सप्लाई। बिल ऑफ सप्लाई जो है वो कंपोजिशन का डीलर देता है, उसको बिल ऑफ सप्लाई कहते हैं। बिल ऑफ सप्लाई में कोई जीएसटी का लेजर नहीं रहता, कोई भी जीएसटी नहीं लगाता, क्योंकि कंपोजिशन का डीलर क्या है, वह टैक्स नहीं ले सकता किसी कस्टमर से, इसलिए एक कंपोजिशन के डीलर के द्वारा जारी किया गया जो बिल है वो बिल ऑफ सप्लाई होगा। एक और इसमें ऑप्शन है कि कोई रेगुलर डीलर भी बिल ऑफ सप्लाई जारी कर सकता है अगर वह ऐसे सामान और सेवाओं को बेच रहा हो जो एग्जम्प्टेड है, मतलब जिस पर टैक्स नहीं है। तो ये एग्जाम में पूछता है। तो टैक्स इनवाइस नॉर्मली कौन जारी करता है, जो रेगुलर डीलर है, ठीक है। बिल ऑफ सप्लाई कौन जारी करता है, जो कंपोजिशन का डीलर है, जो टैक्स नहीं लेता है। लेकिन बिल ऑफ सप्लाई को एक रेगुलर डीलर उस केस में जारी कर सकता है जब वह ऐसे सामान की सप्लाई कर रहा है जो टैक्स से एग्जम्प्टेड है, मतलब एग्जम्प्टेड सप्लाई है, टैक्स नहीं है उसमें, तो वो बिल ऑफ सप्लाई कर सकता है। हालांकि वो इसका टैक्स इनवाइस भी काट सकता है एग्जम्प्टेड का, ये उसके ऊपर है कि वो उसको क्या सूट करता है। अगर एग्जम्प्टेड गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई को रेगुलर डीलर कर रहा है तो वह बिल ऑफ सप्लाई भी काट सकता है और टैक्स इनवाइस भी काट सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वह टैक्स को जगह जीरो लिख देगा, नील रेटेड। इस बात को क्लियरली समझना है। अब एक टैक्स इनवाइस में क्या क्या चीजें होती है उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। कहता है वेल रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन सप्लाइज टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज अ टैक्स इनवाइस इज इशूड, यही बात हमने पीछे बताई आपको। द टैक्स इनवाइस मस्ट बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ। अब ये कब जारी होना चाहिए, तो उसके लिए नियम है कि अगर किसी सामान की सप्लाई में उसका एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है तब वो सामान जैसे ही मूव करेगा, चलेगा, उसका इनवाइस बन जाना चाहिए। जैसे मैं बॉम्बे से सामान मंगा रहा हूँ तो उसकी टैक्स इनवाइस तभी बन जाएगी जब उस मुंबई के गोडाउन से वो माल चलेगा, चलेगा तभी जब उसका बिल बन जाएगा, इनवाइस बन जाएगी, टैक्स इनवाइस बन जाएगा, ठीक है। सेवाओं के केस में द टैक्स इनवाइस मस्ट बी इशूड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द सप्लाई ऑफ सर्विस। सेवाओं के क्षेत्र में कहता है कि सेवा दे देने के 30 दिन के अंदर आपको बिल उसका दे देना है, इनवाइस दे देना। जैसे हमने यहाँ कोई इवेंट कराया, कोई सी कंपनी की सेवाएं ली, किसी एक इवेंट कंपनी को हमने बनाया जो इवेंट वगैरह में बर्थडे मालूम बन रहा है बच्चे, हम अपने से मैनेज नहीं कर सकते, तो हमने किसी को बुलाया कि भाई तुम मैनेज करो। उसने सेवाएं दी, यहाँ पे सब बैलून गुब्बारा वगैरह सब लगाया, केक वगैरह लगाया, लोगों को रिसीव किया, लोगों को विदा किया, सब कुछ करा दिया उन्होंने। और उसके लिए उसने हमसे 50,000 रुपया मान लो चार्ज करना है। तो अगर वो 1 तारीख को ये सेवा दिया तो उसको बिल हर हाल में 30 तारीख तक हमको देना है। वो एक को दे के अगले दिन भी दे सकता है, पर मैक्सिमम सीमा कितनी है, 30 डेज। और अगर ये बैंकिंग कंपनी है, यहाँ नहीं मेंशन में बता दूं, अगर बैंक कोई सेवा आपको देता है तो उसको 45 दिन की मोहलत, वो 45 डेज में आपको बिल कर सकता है और आपके बैंक से पैसा काट सकता है उस सेवा के लिए, ठीक है। हाँ ना। अब एक टैक्स इनवाइस कैसा दिखता है वो देखो। एक टैक्स इनवाइस में सबसे पहले जरूरी है कि उसके सबसे ऊपर एक टैक्स इनवाइस लिखा होना चाहिए क्लियरली। उसके बाद सप्लायर का नाम, एड्रेस, उसका जीएसटीएन नंबर, उसका स्टेट, वो सब मेंशन होना चाहिए। नीचे इनवाइस का नंबर, यूनिक नंबर, जो नंबर डुप्लीकेट ना हो। डुप्लीकेट का मतलब ऐसा नहीं है कि आप जनवरी में भी 105 नंबर का बिल काट दें, फरवरी में भी 105 नंबर का काट दें और फिर जून में भी 105 नंबर का काट दें। पूरे साल में 105 नंबर का एक ही बिल कटेगा, उसको यूनिक नंबर कहते हैं, ठीक है।
डेट ऑफ इनवाइस, सीरियल नंबर, डेट ये डालना है। उसके बाद यहाँ पे दो कॉलम दिख रहा है, बिल्ड टू एंड शिप टू, मतलब पैसा आप जिससे लेंगे उसका एड्रेस नाम पता लिखेंगे, और वो माल किसी और को अगर आप सप्लाई कर रहे हैं, जैसे मैं नंदनी से सामान खरीदूं और दुर्गा को कहूं कि भाई खरीद रहा हूं मैं, पैसा नंदनी को मैं दूंगा, लेकिन कहूंगा कि ये सामान मुझे मत दो, दुर्गा को दो, तो अलग अलग हो गया ना, बिलिंग हमको होगी और शिपिंग किसको होगी, तुमको। तो अगर वैसा केस है तो दोनों का पता लिखना होगा। लेकिन अगर एक ही आदमी को हो रहा है, मतलब जो पैसा दे रहा है वही खरीद पा भी रहा है, तब तो एक ही आदमी का है। उसके बाद यहाँ सीरियल नंबर आएगा, डिस्क्रिप्शन में क्या आइटम है, उसका HSN कोड या SSC कोड क्या है, जो पीछे हम लोग चर्चा कर चुके हैं, क्वांटिटी, यूनिट, रेट, टोटल, कोई डिस्काउंट है वो, टैक्सेबल वैल्यू क्या है वो, और इसमें GST कौन सा लगा है, CGST, SGST, IGST, उसका विवरण होगा। यहाँ फिगर में लिखना होगा, यहाँ वर्ड में लिखना होगा पैसा, और यहाँ पे सिग्नेचर करना होगा। ये चीजें होनी चाहिए आपके टैक्स में, इसमें ये नियम है। अगर इसमें से कोई चीज गायब है तो फिर आप जेल जाने की तैयारी में रहिए, कोई कंप्लेन कर देगा तो जेल भी जा सकते हैं। ठीक है, तो भेजने वाले का पता, GSTN नंबर, डेट, सीरियल नंबर, इनवाइस का वो होना चाहिए, पाने वाले का GSTN नंबर होना चाहिए, आता पता होना चाहिए, बिल टू शिप टू कंडीशन है तो किसको बिलिंग हो रहा है उसका पता होना चाहिए क्लियरली, किसको शिपिंग हो रही है, किसको भेजा जा रहा है उसका पता होना चाहिए, सामान क्या है, उस पर कोई डिस्काउंट है या और भी कुछ है उसका जिक्र होना चाहिए, उस पर कितना CGST, कितना SGST लगेगा उसका जिक्र होना चाहिए, IGST कितना लगेगा उसका जिक्र। ठीक है, ये होता है टैक्स एडवाइस। उसके बाद एक होता है बिल ऑफ सप्लाई, जो हमने बताया था कि कंपोजिशन का डीलर नॉर्मली इसको इशू करता है। तो यहाँ पे देखो टैक्स इनवाइस नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा होगा बिल ऑफ सप्लाई। क्या लिखा होगा, बिल ऑफ सप्लाई। इसमें भी वही बेचने वाले का नाम होगा, सप्लायर का नाम होगा, GSTN नंबर, नेम, एड्रेस, सीरियल नंबर, डेट ऑफ इनवाइस सेम ही होगा। ठीक है, नीचे पाने वाले का पता, एड्रेस, है ना, उसका GSTN नंबर है तो वो। यहाँ GST का कोई जिक्र नहीं है, यहाँ सिर्फ रेट, अमाउंट, डिस्काउंट का जिक्र है। यहाँ देखो ना, तो CGST है, ना SGST है, ना IGST है। तो बिल ऑफ सप्लाई में क्या होता है, उसमें CGST, SGST, IGST का जिक्र नहीं होता है, और सब सारी चीज़ें वैसे ही रहती है, और हेडिंग में बिल ऑफ सप्लाई लिखा रहता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम इनपुट टैक्स क्रेडिट की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और शॉर्ट में इसको ITC कहते हैं। शॉर्ट में इसको क्या कहते हैं, ITC कहते हैं। तो पहले ये कॉन्सेप्ट समझो, ये शुरू में ही बताया था, फिर से एक बार बता रहा हूं। GST में हमको जो टैक्स पे करना होता है, वह लायबिलिटी जो हमारी बनती है टैक्स की, उसमें से जो ITC हमको मिला होता है उसको घटा के जो बचता है वो देते हैं। मतलब कि GST में कोई भी व्यापारी, मान लो कि ये XYZ नाम का कोई एक कंपनी है, तो ये परचेज भी करेगा और सेल भी करेगा। पहले ये परचेज करेगा किसी से सामान, तो जब जब ये पार्टी परचेज करेगी और जो GST वो पे करेगी, परचेज करेगी तो देखिए, तो जो पे करेगी GST, ये इसका इनपुट टैक्स हो जाता है, और इसकी क्रेडिट मिलती है, इसको शॉर्ट में हम लोग ITC कहते हैं। तो जब जब कोई व्यापारी परचेज करेगा, है ना, सामान, और उसके ऊपर जो GST देगा वो उसका ITC कहलाता है। ठीक है, मान लो फॉर एग्जाम्पल कि कोई व्यक्ति 1,000 रुपये का सामान खरीदा, और मान लो कि इस पे 12% GST है, इसका मतलब कि ये 12 रुपया इसका क्या हो जाएगा, ITC हो जाएगा। तो ये दिया है यहाँ पे। और अगर मान लो कि ये इसको फिर 2,000 में बेचता है, मान लो सामान 1,000 का था, उसको 2,000 में बेचता है,
तो इस पे वो कितना टैक्स लेगा? 24 रुपया लेगा। किससे लेगा? कस्टमर से लेगा। तो ये जो 24 रुपया होगा इसको कहते हैं टैक्स लायबिलिटी। क्या कहते हैं? टैक्स। ये सरकार को देना है। ये आपने जो वसूला है वो अपने लिए नहीं लिया है। ये जो कस्टमर से 2000 का सामान बेच के आपने टैक्स लिया है, ये किसको देना है? सरकार को देना है। अब टैक्स पेएबल का जो फॉर्मूला होता है, जो सरकार को हमको जीएसटी पे करना है, वो होता है लायबिलिटी माइनस आईटीसी। अब इस केस में देखो, 24 रुपया तुम्हारी लायबिलिटी बनी थी सरकार को देने की, और आईटीसी तुम्हारे पास कितना है? 12 माइनस 12, 12 रुपया आप सरकार को टैक्स। तो ये जो मैकेनिज्म है, इसी मैकेनिज्म से जीएसटी जो है वह एक कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स स्ट्रक्चर बन जाता है, एक्सक्लूसिव यूनिक टैक्स स्ट्रक्चर बन जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें हर सप्लाई पे हमको आईटीसी मिल जाती है, इनपुट टैक्स। इसलिए इसमें कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स नहीं होता, कर पे कर नहीं लगता। अगर मान लो कि यहाँ ये घटाने को न मिलता, फॉर एग्जाम्पल सोचो, तो तुमको 24 रुपया सरकार को देना होता। तो सरकार को 24 यहाँ मिल गया, 12 यहाँ मिल गया, सामान तो वही है। इसका मतलब कि 3000 के सामान पे सरकार को कुल कितना मिल गया? 36 रुपये मिल गया, जो 12% मिला ना। यहाँ पे 24 यहाँ मिल गया, 12 यहाँ मिला। सामान कुल टोटल कितना बिका? 2000 का। अभी सर अभी नहीं, सामान तो सिर्फ 2000 का बिका ना, 3000 का, 2000 फाइनली 2000 का बिका ना। 2000 पे 36,000, तो ये ज्यादा हो गया 12% से। अगर आप ये कहें कि अंत में जो टोटल टर्नओवर तो ये 2000 का हो रहा है ना यहाँ पे। अब अगर हम देखें कि 12% के हिसाब से उसको कितना मिलना था, देखो 12 रुपया यहाँ मिल गया, 12 रुपया यहाँ मिल गया, 24 रुपया मिल गया। तो 2000 पे 24 रुपया तो ठीक है, सरकार को अंत में तो मिल गया। 12 उसको यहाँ मिल गया था और 12 यहाँ मिल गया। तो दिस इज कॉल्ड आईटीसी एडजस्टमेंट। इसी को हम आईटीसी एडजस्टमेंट कहते हैं। और इससे जो है कर पे कर नहीं लगता है, ठीक है, कराघात नहीं होता, कर की चोरी नहीं होती है और सरकार को टैक्स भी ज्यादा मिलता है। लेकिन इसके जो नियम है, अब ये जो घटाने का हमने नियम बताया है, इनपुट टैक्स क्रेडिट सेट ऑफ, ये डायरेक्ट ऐसे नहीं होता कि यहाँ इतना होता। इसको घटाने का नियम है। क्या नियम है? वो नियम को समझो। सपोज ये हमारा टैक्स है। टैक्स हमारे पास 3 प्रकार का है। ये हमारा आईटीसी है और ये हमारी लायबिलिटी है। मान लो अलग अलग कॉलम में हमने लिख लिया। टैक्स हमारा क्या है? इंटीग्रेटेड टैक्स है, सेंट्रल जीएसटी है और स्टेट जीएसटी है, ठीक है। यहाँ हमारा कुछ आईटीसी है ना। यहाँ हमारी लायबिलिटी है। शुरू में जब हमने इसका एग्जाम्पल बताया तो तुमको लगा ये सीधे सीधे घट जाएगा। ये सीधे सीधे नहीं घटता है, इसके घटाने के नियम है। क्या नियम है वो समझो। कहता है कि अगर किसी व्यापारी के पास इंटीग्रेटेड टैक्स का आईटीसी है तो इसका इस्तेमाल वह इंटीग्रेटेड टैक्स की लायबिलिटी को सबसे पहले कम करने में खर्च करेगा, ठीक है। अगर फिर भी ये बच जाता है इसको जीरो करने के बाद, तो वो फिर सी जीएसटी और एस जीएसटी की लायबिलिटी को उससे घटा सकता है। जैसे मान लो कि तुम हॉस्टल में रहते हो, तुमको किसी ने घर से 500 रुपया दिया, तो उसमें शर्त बताया कि देखो तुम पहले खा लेना, बच जाएगा तो मित्रों को खिला देना। ये नहीं कि आप गए और अपने भूखे रह गए, मित्रों को खिला के चले आए। सबसे पहले आईजीएसटी के आईटीसी पे अधिकार किसका है? आईजीएसटी की लायबिलिटी का, ठीक है। वो पूरा कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया। उसके बाद अगर ये बचा रहा, अगर बचा रहा तो फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें सी जीएसटी और एस जीएसटी की लायबिलिटी को कम करने। तो कभी ये तो क्या करता है? हमारी लायबिलिटी को कम करता है। अगर आपके पास सी जीएसटी की आईटीसी है तो इस पे सबसे पहले अधिकार आईजीएसटी की लायबिलिटी का है। अगर वो है तो सबसे पहले इसका हिस्सा यहाँ जाएगा।
और अगर फिर भी बच जाता है तब ये CGST को कम करेगा। तो पहले इसको और बाद में इसको। उसी तरह अगर आपके पास SGST की ITC है तो उस पर सबसे पहले अधिकार IGST का है, और अगर बच जाता है तब फिर SGST। तो इससे दो बातें समझ में आई कि आपके पास ITC किसी का हो, सबसे पहले लायबिलिटी IGST का घटेगा। दूसरी बात, CGST का इस्तेमाल कभी भी SGST में नहीं हो सकता और SGST का इस्तेमाल कभी भी CGST में नहीं हो सकता। इसको कहते हैं ITC एडजस्टमेंट रूल। इसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है ये तब तक आपको मिलता है जब तक कि वो सप्लाई हो रही है। जैसी सप्लाई टर्मिनेट होती है, मतलब खत्म होती है, जैसे मान लो हम कोको कोला खरीद के लाए शॉप से और पी गए, स्वयं पी गए, ITC खत्म, कंज्यूम हो गया। लेकिन मान लो हम खरीद के लाए और फिर हम नंदनी को बेच दें, तो जो हम टैक्स वहां पे करेंगे वो हम जब इनसे लेंगे तो अपने घटा लेंगे। तो एज लॉन्ग एज सप्लाई कंटिन्यू हो रही है व्यापार में, व्यापार करने के क्रम में, तब तक आपको ITC ये मिलता है। अब ये देखो इनपुट टैक्स क्रेडिट, यहाँ देखो 1-2 लिखा हुआ है, कहता है कि अगर ITC इंटीग्रेटेड टैक्स का है तो सबसे पहले किस पे जाएगा, इंटीग्रेटेड टैक्स की लायबिलिटी कम करेगा। अगर बच जाएगा तो फिर सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स या यूनियन टेरिटरी टैक्स। सेंट्रल टैक्स की ITC है तो सबसे पहले इंटीग्रेटेड टैक्स, बाद में फिर सेंट्रल टैक्स। उसी तरह स्टेट टैक्स है तो सबसे पहले इंटीग्रेटेड टैक्स और बाद में। क्लियर हो गई? तो इस तरह से ये ITC यहाँ एडजस्टमेंट होता है और यही GST की यूनिकनेस है। Tax liability of central tax must be set off first against the ITC of IGST. After set off of IGST liability, the shortage of central tax liability is set off against ITC of central tax ITC. वही बात है जो अभी हमने बताई, उसी को यहाँ एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा ई-वे बिल है, इसके लिए हम वेट करेंगे।